डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर के वीडियो में। और यहाँ पे हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करते नहीं हैं, एज यू नो 10 to 12 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मेरे हिसाब से लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानना चाहिए। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और बाकी आपस में डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART रेगुलेशन बिल 2020। कहीं पे इसको 2020 लिखा गया होगा, कहीं पे अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है 2021 लिखा गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली इस बिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में लोकसभा में, बट ठीक है उस टाइम बिल पास नहीं हुई और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। बाद में स्टैंडिंग कमेटी के जो आपको पता है रिकमेंडेशन आते हैं उसको इंक्लूड करके दोबारा से बिल को 2021 में लाया गया है। अभी इसको लोकसभा से पास करा लिया गया है। बिल क्या है, किसके बारे में है, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो ये ऑप्शन पहला है कि अगर आप प्रेगनेंसी आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी पाना चाहते हो तो वहाँ पे ART टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि ART बेसिकली ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। मान लीजिए कोई दो कपल हैं और कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर सेम जेंडर में दोनों की शादी हुई है, ये बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते बट इनको बच्चा पैदा करना है। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है, किसी तरीके से जो मेल का स्पर्म है और जो फीमेल के एग्स हैं उनको बाहर फर्टाइल किया जाए। अब आप कहोगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों सेम, दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं, तो अगर दोनों मेल हैं तो स्पर्म मिल सकता है, दोनों फीमेल हैं तो एग्स मिल सकते हैं। तो इसमें किसी डोनर का भी हेल्प लिया जा सकता है, किसी भी केस में, स्पर्म के केस में या फिर आप कह सकते हो एग्स के केस में, दोनों लिया जाएगा। बाहर इसको एग और स्पर्म को क्या किया जाएगा, फर्टाइल किया जाएगा और बाद में उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो होती है इसे हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक टर्म आपने और सुना होगा जिसे हम कहते हैं सेरोगेसी। सेरोगेसी, और कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सेरोगेसी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान देना है, सेरोगेसी एक प्रोसेस है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है। ये सेरोगेसी में भी इसी तरीके से किया जा सकता है। जैसे करण जौहर को भी बच्चा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, शाहरुख खान का जो छोटा बच्चा है वो भी सेरोगेसी से हुआ है। अब मान लीजिए कोई दो ऐसे कपल हैं जो प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहते हैं या कुछ भी रीज़न हो, व्हाट एवर दैट, या मदर प्रेगनेंसी नहीं ले सकती है। उस केस में ये चाहते हैं कि हमारे पास भी एक बच्चा हो, तो ये किसी तीसरे मदर को ढूंढेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चांस क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। यहाँ पे ये होगा कि मेल का स्पर्म ले लेंगे, फीमेल का एग ले लेंगे, दोनों को फर्टाइल करेंगे और यहाँ पे इस तीसरे फीमेल के यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और ये जो फीमेल है ना वो बच्चे को बर्थ देगी। उस केस में बायोलॉजिकल मदर कौन है, बायोलॉजिकल मदर है ये, क्योंकि इसका एग यूज किया गया है। और ये जो मदर है इसको केवल बर्थ मदर कहेंगे। अब एक चांस और हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जैसे तुषार कपूर, उसने शादी नहीं किया, अब उसके पास तो वाइफ है नहीं, तो एग कौन देगा। तो उस केस में इसका स्पर्म लिया जाएगा। अब हो सकता है कि एक किसी डोनर का हो, या फिर ये जो औरत है जिसके साथ सैरोगेट करना है, ये लेडी अगर खुद तैयार हो गई अपना एग देने के लिए तो ठीक है। या तुषार कपूर को इसका एग चाहिए, ये भी तो होता है कि हमको किसका एग चाहिए, किसका स्पर्म चाहिए, भी मैटर करता है भाई, अलग ही शौक हैं लोगों के। तो मान लीजिए अगर दोनों रेडी हो गए तो इसका एग और सेरोगेसी भी इसी में करना हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। या फिर किसी तीसरे का एग लेके सेरोगेट यहाँ पे किया जाएगा। तो उस केस में अगर इसका एग यूज किया गया है और यही बर्थ दिया है तो कहेंगे कि यही बायोलॉजिकल मदर भी है और यही बर्थ मदर भी है, अदरवाइज तो बर्थ मदर तो ये है ही है। ठीक है, तो ये सेरोगेसी का प्रोसेस। तो सेरोगेसी इज द प्रोसेस और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम ह्यूमन बॉडी के बाहर स्पर्म और एग को क्या करते हैं, मिक्स करके उसको फर्टाइल बना देते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम इस टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सेकेंड है कि बेसिकली हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कोई रेगुलेशन था नहीं, कोई रेस्ट्रिक्टिंग बॉडी नहीं थी, तो अब गवर्नमेंट लेके आ रही है ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है उसका सही तरीके से एथिकल यूज़ हो पाए। अब उसमें गवर्नमेंट ने फाइन वाइन का प्रोविजन भी किया। मान लीजिए कई सारे कपल हैं जिनको अब लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, या किसी को कुछ भी चाहिए, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं ना। तो अब वो देख लेंगे भाई कि ठीक है हमको किसके साथ मैच करवाना है, कैसे फर्टाइल करके लड़का ही पैदा करें हम।
तो इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने जा रही है। वहाँ पे फाइन का भी प्रोविज़न है कि अगर इस बिल्स को आप तोड़ते हो और सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन के साथ ART टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो आपको 25 लाख 10 लाख से लेकर 25 लाख तक फाइन लगेगी, 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने जा रही है। इससे पहले इसके ऊपर कोई रेगुलेशन था नहीं, जिसका जो मर्जी था जैसे मर्जी वैसे कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब जो बच्चा यहाँ पे पैदा होगा भाई उसको भी तो कुछ राइट्स मिलने चाहिए। एक लीगल ट्रांसफ़र है, सेरोगेसी में मदर कोई और है, बर्थ मदर कोई और है, अब वो अपना पेरेंटल राइट्स किसी तीसरों को दे रही है, तो यहाँ पे कुछ कायदे कानून भी तो होने चाहिए। तो दोनों लॉ आ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी लॉ आ रहा है और सेरोगेसी जो प्रोसेस है उसके लिए भी गवर्नमेंट लेके आई है। वो 2019 में आया था, बट अभी दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल चाइल्ड यहाँ पे पैदा होगा उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो नेचुरल चाइल्ड होता है, जो राइट्स उसको मिलते हैं वही सारे राइट्स इसको ART टेक्नोलॉजी से पैदा किए हुए बच्चे को भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे की तो कोई गलती है नहीं। उसको क्या पता कि उसके माँ बाप गुल खिला रहे हैं, उनको अलग ही मतलब बच्चा पैदा नहीं करें। देखो आपको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं पैदा कर सकते हो, देन ओके आप किसी का हेल्प ले लो। मगर कुछ लोग शौक के मारे वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, लाइक शाहरुख खान, उनके पास ऑलरेडी एक बच्चा था बट दूसरा बच्चा उनको सेरोगेसी से ही करना था। तो इस टाइप की हरकतें भी लोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका है डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेसिकली है सस्पेंशन ऑफ MPs। आपको पता है कि राज्यसभा में, लोकसभा में आप जब देखते हो तो खूब हंगामा होता है, लोग बेल में आ जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पन्ने उड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, शोर शराबा करते हैं। उस केस में अभी आपने देखा कि लास्ट जब मानसून सेशन गया उसके लास्ट दिन बहुत सारे सांसदों ने हंगामा किया था। तो उन सांसदों को विंटर सेशन में, राज्यसभा के सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ, विंटर सेशन में 12 सांसद को क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो ये मैटर काफ़ी न्यूज़ में है, तो मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पॉलिटी का रिलेटेड ना, तो आपको ध्यान रखना है जो पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, द चेयरमैन में डायरेक्ट एनी मेंबर हु कंडक्ट इज हैज ओपिनियन टू ग्रॉसरी डिसऑर्डर। मतलब चेयरमैन इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि चेयरमैन को फील होता है कि आदमी डिस्टर्ब कर रहा है असेंबली को, तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा नेम लेते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर डे के लिए बाहर कर दिया जाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस मोशन में। सेकेंड है, द मोशन मूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ फॉर द सस्पेंडिंग ऑफ MPs विल लास्ट अंटिल द एंड ऑफ सेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए सस्पेंशन की बात किया जाता है तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, जो कि रिसेंटली किया गया था राज्यसभा में, आपको दिखा भी होगा, वो क्या करेंगे, बेसिकली मोशन को मूव करेंगे और अभी वॉइस ओवर से, मतलब आवाज़ कि हम वोट देते हैं, ठीक, हम इसके सपोर्ट में मोशन के, और इस तरीके से 12 सांसद को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब जो अपोजिशन पार्टी है, बेसिकली कांग्रेस के सांसद हैं, वहाँ पे शिवसेना के हैं, TMC के हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री रूल बुक है उसके हिसाब से इसको फॉलो नहीं किया गया। वो रूल क्या होता है यहाँ पे आप देख लो, बेसिकली 2 रूल हैं इससे रिलेटेड, 255 और 256। तो 256 के हिसाब से उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। ये बेसिकली पनिशमेंट की तरह यूज़ किया जाता है और ये सस्पेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। सस्पेंशन में एक चीज़ ये भी है कि जो चेयरमैन होते हैं उनको नेम करना होता है सांसद को, ठीक है, नेम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सांसद को नेम करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद सस्पेंशन का स्टार्ट होता है, सस्पेंशन का जो प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि जो चेयरमैन साहब थे वो किसी का नेम नहीं किए थे और अचानक से सब ला के, जो कि पहले सेशन की बात है, मानसून सेशन की बात है, और लास्ट में अब विंटर सेशन में किया जा रहा है। हालांकि वो सेशन भी ख़त्म हो चुका है तो मैटर ख़त्म हो गया, बट सरकार का ओपिनियन ये है कि भाई जो मानसून सेशन था वो तो लास्ट डे था, लास्ट डे में इन्होंने हंगामा किया, उसके बाद तो सेशन खत्म हो गया, तो हम उनको पनिश कब करेंगे, अगर उन्होंने गलती किया है तो उनको पनिश कब करेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई सेशन खत्म तो काम खत्म, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर किसी का मर्डर अभी किया गया है तो भाई जब मर्डर किया गया तब क्यों नहीं पकड़े, 2 साल बाद क्यों सजा दे रहे हो। तो ये तो बेसिकली इलॉजिकल है। अगर किसी ने सच में ऐसा क्योस क्रिएट किया है तो सजा डेफिनेटली मिलनी चाहिए, चाहे जब भी मिले, व्हाट एवर दैट। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन जो यहाँ पे था आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। नेम कर सकते हैं चेयरमैन, यहाँ पे मेंशन किया गया है चेयरमैन में इट डीम टू नेसेसरी, जब उनको लगता है कि कोई क्यूज क्रिएट कर रहा है, डिसऑर्डर कर रहा है, तो वो नेम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाइका रिवेलियन। अब ये प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप ठीक ठाक कर लेना अपने हिसाब से। अब अचानक से ये न्यूज़ में क्यों है, क्या सीन है बेसिकली, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली प्रपोजल रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि ये जो पाइका रिवेलियन हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल,
कब हुआ था ये? 2 अप्रैल 1817 को। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट ये था कि ये जो रिबेल हुआ था ना, इसको कहा जाए फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी के लिए हम कौन से रिबेल को मानते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट रिबेल था या वार था, व्हाट एवर दैट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली खारिज कर दिया है, मानने से मना कर दिया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है और इसी वजह से क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला चीज़ तो आपको समझ में आ गया है कि उड़ीसा गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये उड़ीसा स्टेट में बेसिकली फॉर्म किया गया था। और ये जो ग्रुप था इसको बनाया क्यों गया था भाई? एक तरह से ये मार्शल के लिए, मार्शल की जैसे काम करते हैं। जैसे आज मान लीजिए आपके रक्षा के लिए 3-4 लोगों को रख के आप सैलरी दे रहे हो, उसी तरीके से पहले कर फ्री लैंड के लिए, मतलब लैंड का कर ना देना पड़े, इसके लिए क्या करते थे वो मार्शल रख लेते थे कि जैसे कोई कर वसूलने आएगा उसको पीट दिया जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब अंग्रेज आ गए, चूंकि 16 BC में इसको बनाया गया था, ठीक है, बाद में जब अंग्रेज आ गए तो उनके अगेंस्ट में भी रिवेल होगा, क्योंकि ये तो मार्शल थे, लड़ने के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके ज़मीन पे कोई कर लेगा तो उसको नहीं देने के लिए बनाए गए हैं, तो ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में भी लड़े, इसीलिए रिक्वेस्ट किया गया था, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉज फॉर द रिवेल वाज न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट बाय द ब्रिटिश। हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि ये कर नहीं देने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी डेफिनेटली क्या रेवेन्यू तो वसूलते थे ही ज़मीन से, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवेल किया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दोनों सही है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ओमिक्रॉन वाज फर्स्ट डिटेक्टेड, वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा, साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में किस स्टेट में पाया गया, तो इंडिया में पाया गया कर्नाटका में। कर्नाटका में बेसिकली 2 लोग आए, ये भाई साहब आए अफ्रीका से थ्रू सऊदी अरेबिया के रास्ते आ गए, अफ्रीका से इनको हुआ था और एक और भाई साहब थे, इनको हुआ, 2 लोगों को। अब तो कई सारे केसेस मिल गए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन विल द लास्ट सोलर एलिप्स। ये बेसिकली है क्या भाई? सूर्य ग्रहण जिसे हम कहते हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ था, कब? 4 दिसंबर को। इंडिया से नहीं दिखा था, बाकी जगह से दिखा था। क्यों होता है ये भी आपको जानना चाहिए। जब जो मून होता है ना, वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और जो सनलाइट है उसको रोक देता है पार्शियली या फिर फुल्ली, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? कि सूर्य ग्रहण लग गया है, क्योंकि सन रेज हमारे अर्थ पे नहीं आती, उसी वजह से उजाला होता है हमारे धरती पे, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली सोलर इलिप्स या फिर सूर्य ग्रहण। ध्यान रखना 3 टाइप का होता है ये बेसिकली, एक होता है पार्शियल इलिप्स, एक होता है टोटल सोलर इलिप्स और एक होता है एनुलर सोलर इलिप्स। तो पार्शियल में नॉट एग्जैक्टली लाइन में नहीं होता है, तो पूरी नहीं रोक पाता है, आधा अधूरा रोकता है, तो उसे हम पार्शियल कहते हैं। और जब एक लाइन में आ जाते हैं तीनों, जैसे सन मून अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, कंप्लीटली ब्लॉकेट लगा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटल सोलर एलिप्स। और एक होता है आपका एनुलर सोलर एलिप्स। ये कब होता है भाई? जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और एक प्लेन में भी आ जाते हैं, उस टाइम पे जो लगता है उसे हम कहते हैं एनुलर सोलर एलिप्स। तो ये टाइप्स भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड वुमन ऑफ द ईयर बाय द वर्ल्ड एथलीट। तो ये भाई पहली बार हुआ है, इंडिया के किसी एथलीट को ये दिया गया है सम्मान बाय द वर्ल्ड बॉडी, तो दैट इज़ अंजू बेबी जॉर्ज। लॉन्ग जंप में इनका बहुत बड़ा नाम है, इंडिया के सेंस में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता ही है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख पाओगे। इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अगर थोड़ा सा और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2003 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, हालांकि अब ये रिटायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओमन टेनिस एसोसिएशन हैज सस्पेंडेड ऑल इट्स टूर्नामेंट इन विच नेशन। कौन से नेशन के साथ? सारे टूर्नामेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। बेसिकली टसल चल रहा है चाइना के बीच में और जो वर्ल्ड ओमन टेनिस एसोसिएशन है उनके बीच में। हुआ क्या है, पूरा मैटर क्या है, इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक मेल फीमेल 2 लोग नज़र आ रहे हैं। ये जो मेल कैरेक्टर हैं इनका नाम है पिंग सुई। ये बेसिकली वहाँ की स्टार टेनिस प्लेयर हैं, 3 बार की ये ओलंपियन भी हैं। इन्होंने वीवो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे यहाँ पे ट्विटर फेसबुक यूज़ होता है, आपको पता है वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे चाइना में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो वीवो पे इन्होंने बेसिकली एक आरोप लगाया इनके ऊपर। अब ये भाई साहब कौन है? इनका नाम है जॉन्ग गॉली। ये बेसिकली हैं फॉर्मर वाइस प्रीमियर, जो बेसिकली जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ना उनके नीचे काम करता है, हालांकि अब नहीं है, बट जो वहाँ की पार्टी है उसके बहुत बड़े लीडर थे। इनके ऊपर आरोप लगाया सेक्सुअल अब्यूज़ का। इन्होंने कहा कि 2018 में ये भाई साहब जो हैं इनको बुलाया अपने साथ, अपने बीवी के साथ
टेनिस खेलने के लिए ऐसे ही, और ये इनके घर गए जब, तो वहाँ पे इनके साथ सेक्स किया गया, वो भी ज़बरदस्ती से। इतना टाइम बाद इन्होंने बताया। अब जब ये बात इन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे लिखी, लिखने के 1 मिनट के अंदर ही इनका जो मैसेज था वो डिसअपीयर हो गया, उस वेबसाइट से हटा दिया गया, वहाँ से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद मैसेज के साथ साथ ये भी डिसअपीयर हो गई, और नवंबर 2nd वीक से ये डिसअपीयर है। चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है ये घर में आराम कर रहे हैं, और आपको पता है कि वहाँ की जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोलते हो तो आप डिसअपीयर हो जाते हो। इनके पहले अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं, वो भी डिसअपीयर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ पॉलिसी ऑन फाइनेंस को क्रिटिसाइज़ किया था, जो चाइना के बैंक हैं उनके पॉलिसीज़ के लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया था। बस इतनी सी गलती थी और वो डिसअपीयर हो गए थे। बाद में अपीयर हुए, उनका आईपीओ आने वाला था जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा था, बट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो सब बंद करवा दिया। तो चाइना में ये बहुत आम बात है कि वहाँ के गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। किसी भी हालत में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे कुछ ब्लेम किए तो आप क्या हो जाओगे? गायब हो जाओगे। फिर दोबारा आओगे नहीं आओगे इसका कुछ भी पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज नाउ बिकम अ रिपब्लिक? तो कौन हुआ है? बारबाडोस। रिसेंटली हुआ है, हालांकि आज़ाद ये बहुत पहले हुआ था, ऐसा नहीं सोच लेना है कि ये आज़ाद हुआ है। अभी इन्होंने क्या किया है, ऑफिशियली जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनके हेड ऑफ स्टेट से उनको ऑफिशियली हटा दिया है। अभी तक ये आज़ाद तो थे, बट हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिनको कौन चुनता है? हम चुनते हैं। बट इस देश का हेड ऑफ स्टेट जो होता था वो ब्रिटेन की जो रानी हुआ करती थी वो होती थी। तो अब इनको ऑफिशियली हटा दिया गया है और ये नेशन बन गया है आपका लेटेस्ट रिपब्लिक। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रिहाना को तो आप सभी जानते ही होंगे, उनको नेशनल हीरो बनाया गया है इस देश का। और इनको थोड़ा मैप में देख लो आप, यूनाइटेड किंगडम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और अंग्रेज नाव से यहाँ पे पहुँच गए और एक आइलैंड पे इन्होंने कब्जा कर लिया 400 साल पहले। आज जाके इनको पूरी तरीके से आज़ादी मिली है। और हम भी देखो यहाँ से ये यहाँ भी पहुँच गए थे, यहाँ के सारे क्षेत्र ये एक्वायर कर लिए थे। बहुत सारे जगह पे राज किया था। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने, कुछ जगह फ्रांस ने, कुछ जगह स्पेन ने। ये जो यूरोपियन कंट्री है ना, इन्होंने मिल के पूरे दुनिया पे राज किया, इन शॉर्ट अगर हम कह लें तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु ओन द मेंस बॉलून अवार्ड 2021? अब ये जो अवार्ड है एक इंडिविजुअल बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है फॉर द फुटबॉल। कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर जो पिछले साल बहुत अच्छा खेला है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया इस साल लियोन मेसी को, और ये इनका 7th टाइम है जिन्होंने इसको बेसिकली इस अवार्ड को जीता है। 2 ही नाम आते हैं बेसिकली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोन मेसी। फुटबॉल का नाम ले हम बेसिकली तो लियोन मेसी अर्जेंटीना टीम के, जो अर्जेंटीना की नेशनल टीम है उसके कैप्टन भी हैं, और एक पेरिस का फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है PSG, उसके लिए भी खेलते हैं। अगर इनके फ़ी की बात करें तो कुछ 4 करोड़ रुपीज़ के आसपास है 2022 की फीस की बात करें इनकी तो। और अगर ओमन की बात करें तो स्पेन की एलेक्सिया को दिया गया है ये अवार्ड, बेसिकली ओमन बॉलून अवार्ड। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर किया गया था जो ऑर्गेनाइजर थे उनके द्वारा। यहाँ पे इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों कैसे एंजॉय कर रहे हैं देखिए। और कुछ इस तरीके से दिखता है ये अवार्ड फुटबॉल की तरह, देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ओनली वन एमंग विच 2 टीम विल क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022? आपको पता है क्वालिफाइंग मैच हुए हैं फीफा के लिए, हर जगह होते हैं ना, कोई भी गेम होती है उनमें सारी टीम तो खेलती नहीं है। पहले क्या होता है? क्वालिफाइंग मैच होता है। बट ये तब इंटरेस्टिंग हो गया जब इटली और पुर्तगाल, इन दोनों में से किसी एक को खेलने को मिलेगा, क्योंकि इनके बीच जो क्वालिफाइंग मैच था वो ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिनकी बात हम इससे पहले कर रहे थे, ये बेसिकली खेलते हैं पुर्तगाल की तरफ से। तो अगर पुर्तगाल खेलेगी तब तो ये भी खेलेंगे, अगर पुर्तगाल नहीं खेलती है, बाहर हो जाती, इटली खेलती है, तो ये भाई साहब भी बाहर बैठेंगे। मतलब एक सुपरस्टार फुटबॉल का बाहर बैठेगा इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में। चांसेज हैं, ऐसा श्योर नहीं है। अगर ये खेलते हैं तो जो इस समय यूरोप की चैंपियन टीम है बेसिकली इटली यूरोप की चैंपियन टीम है, वो बाहर बैठेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर अभी के लिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है फर्स्ट। और अगर इंडिया के हाल की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मैचेस हैं इंडिया वाले ग्रुप का, आप देख पाओगे इंडिया यहाँ पे है, कतर इसमें से क्वालिफाई किया है, कतर क्वालिफाई करेगा ही क्योंकि फीफा वहीं पे होने वाला है।
क्योंकि नहीं, मतलब अच्छा खेले इसलिए क्वालिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर सिटी अलायंस। इनके बारे में फर्स्ट है, इट इज द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू द रिवर सिटी इन द इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। बिल्कुल सही बात है, पहले ये गंगा जी के लिए बनाया गया था, गंगा बेसिन को रिवाइवल के लिए। बाद में जो भी सिटीज़ आती हैं आगे मैं दिखा दूंगा कौन कौन सी हैं, उनके रिवाइवल के लिए, मतलब इन शॉर्ट जो सिटीज़ एरिया में रिवर्स बनती हैं उन सबका रिवाइवल किया जाएगा। अच्छा, किसने ये इनिशिएटिव किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो यहाँ पे सही है, बट ये भाई साहब ये मिनिस्ट्री नहीं है, इनके जगह पे है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, केवल फर्स्ट आपका सही है। बाकी इसके बारे में आरसीए के बारे में थोड़ी डिटेल यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, और वो सारे सिटीज़ हैं जो बेसिकली इसका हिस्सा है, आरसीए का हिस्सा है। तो याद रखना, अगर आपकी स्टेट में कोई आती है, कोई सिटी इसमें से है, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए। में भी पूछा जा सकता है कि आरसीए का इसमें से कौन सी सिटी अलायंस है। ठीक है, तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।